हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। और ये बिजनेस फाइनेंस है वो यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है, लेकिन साथ में बिग कॉम, एम कॉम, पीपीए इन सभी के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइनेंस क्या होता है, उसका अप्रोचेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंस के, और फाइनेंस फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना हम कवर करेंगे, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस का मतलब होता है कि मनी को मैनेज करना। ठीक है, फाइनेंस एक क्या है, आर्ट या साइंस है मनी को मैनेज करना। तो फाइनेंस में बी डिफाइंड एज एन आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। अब जो बिजनेस है उसमें फाइनेंस कैसे आएगा, ठीक है, बिजनेस को फंड्स जो है वो बिजनेस में कैसे आएगा और उसको किस तरह से इफेक्टिव यूज करना फाइनेंस को, मनी को, तो वो क्या होता है, फाइनेंस होता है। ठीक है, तो द फाइनेंस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स जो है वो गेन करना, प्रोक्यूरमेंट गेन करना आएगा बिजनेस में, एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और उसके बाद उसको अच्छे से यूज करना इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है फाइनेंस होता है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड रेज करना, अलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो भी सारे रिसोर्स है उसको अलोकेट करना, इन्वेस्ट करना, फाइनेंस में इन्वेस्ट भी तो किया जाता है मनी को, फिर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो ये क्या होगा, बिजनेस फाइनेंस होगा। ठीक है, तो ये होगा फाइनेंस की जो फंड्स वगैरह है, जो मनी है वो बिजनेस में पहले तो कैसे आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस उसमें कैसे आएगा फंड, और उसके बाद उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, ताकि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो वो अच्छी हो, गवर्नमेंट की या बिजनेस की या फिर इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या होता है, फाइनेंस होता है। अब इसके अप्रोचेस के बारे में देख लेते हैं। तो एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ फोकस किया जाता है रेजिंग ऑफ फंड्स पे, ठीक है, कि जो बिजनेस में फंड्स कैसे आएंगे बस इसी पे ही फोकस किया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा वो इसमें फोकस नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस इज नैरो इन कंसेप्ट, in scope, and mainly focus on procurement or raising of funds by business। इसी पे ही फोकस किया जाता है कि फंड बिजनेस में कैसे आएगा, बस इसी पे फोकस किया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। और इसीलिए ये किसके साथ कंसर्न है, कंसर्न मेनली विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, इन सभी पे मेनली कंसर्न करता है। और ये किस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस पे फोकस करता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटल को रेज करने के लिए यूज होते हैं उसी पे ही फोकस करता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच। एम्फेसाइज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू रेज capital, ignores the efficient use or allocation of funds, efficient use or allocation of funds, इसको ये इग्नोर करता है ट्रेडिशनल अप्रोच। और लिमिटेशन क्या है कि इग्नोर्स डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन, मीन्स जो वर्किंग कैपिटल है उसको ये इग्नोर करता है। वर्किंग कैपिटल मीन्स जो डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो उसको ये इग्नोर करता है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन पे फोकस करता है, शॉर्ट टर्म पे ये फोकस नहीं करता। नो फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिसीजन, जो भी इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजंस है उस पे वो फोकस नहीं करता। नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनवायरमेंट, जो भी डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनवायरमेंट्स है उस पे ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करता है, सिर्फ फंड को बिजनेस में फंड कैसे लाया जाए इसी पे ही फोकस करता है ये। तो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि एक ब्रॉड कंसेप्ट है और एनालिटिकल है। इसमें जो फंड है उसका यूटिलाइज कैसे होगा उस पे फोकस किया जाता है, ठीक है।
तो बिजनेस में फंड कैसे आएगा और उसके बाद जो फंड है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा बिजनेस में, ताकि जो वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो उस पर फोकस किया जाता है मॉडर्न अप्रोच में। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है। ये इसमें सब कुछ जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच की जो भी सारी लिमिटेशन है वो सब कुछ इसके अंदर मॉडर्न अप्रोच में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस इज ब्रॉड एंड एनालिटिकल, फोकसिंग नॉट ओनली ऑन द एक्विजिशन बट ऑल्सो द एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें सिर्फ एक्वायर पे फोकस नहीं किया जाता कि फंड कैसे आएगा, बट ये एफिशिएंट यूज पे भी फोकस किया जाता है, ताकि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो, इंक्रीज हो। फाइनेंस इज कंसिडर्ड अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंस को फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। एम्फेसाइज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये जो तीनों डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस, ये तीनों ही इंक्लूड है मॉडर्न अप्रोच में। तीनों पे फोकस किया जाता है। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें इन तीनों को फोकस किया नहीं जाता। फिर फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट जस्ट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे भी फोकस करता है मॉडर्न अप्रोच। और ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही कवर होते हैं इसके अंदर, दोनों ही इंक्लूड होते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच मीन सब कुछ आ गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी हम बोल सकते हैं कि द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर आल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन द स्कोप ऑफ फाइनेंस। ये स्कोप भी बोला जा सकता है और ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव भी बोला जा सकता है। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हमें नाम से समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट इसमें मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसी पे ही फोकस किया जाता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट फॉर द बिजनेस इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग नेट इनकम और अर्निंग, नेट इनकम और अर्निंग पे ही फोकस किया जाता है। हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड इनिशियल ग्रोथ फॉर द बिजनेस। बिजनेस का जो सर्वाइवल और इनिशियल ग्रोथ ही हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी। इन सभी को ये इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क और सस्टेनेबिलिटी, इन सबको क्या करता है, ये इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके ऊपर से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में का मतलब होता है कि वेल्थ बढ़े, जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो। ठीक है, कैसे इंक्रीज होगी, मार्केट प्राइस से उनके शेयर्स की। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ द फर्म में इंक्रीज होता है in terms of market price of shares, thereby maximizing the wealth of shareholders. So shareholders की wealth वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो shareholders wealth is equal to number of shares held, मतलब shareholders के पास कितने numbers है वो, shares कितने हैं वो, और मल्टीप्लाई का क्या करना है, मार्केट वैल्यू पर शेयर, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है वो। तो हमें क्या हमें मिलेगा, शेयर होल्डर्स वेल्थ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो भी तो बढ़ेगी ना, तो ये इस पे ही फोकस करता है, वेल्थ पे। और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, बेस्ड ऑन कैश फ्लो नॉट जस्ट प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करने, कैश फ्लो पे भी फोकस करता है, ये बेस्ड कैश फ्लो पे भी है। कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करता है, रिस्क को भी ये कंसिडर करता है। रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल फर्म की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सही बताता है। ठीक है, तो ये है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है और हम स्कोप भी कह सकते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंस फंक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब द बेसिक फाइनेंस फंक्शन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। बेसिक फाइनेंस फंक्शन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, which is to enhance the value of the shares। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ द शेयर्स की जो वैल्यू बढ़ने पर होती है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
लेकिन उसके साथ साथ 3 फाइनेंस फंक्शंस भी है। एक तो है फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजंस हैं एक मैनेजर्स को एक जो मैनेजर है वो लेता है 3 डिसीजन इन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है और उससे जो शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। सही कॉम्बिनेशन अगर जो किया जाए तो, और शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। द ऑप्टिमल और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिसीजन will maximize the value of the shares to its shareholders। तो इन तीनों के बारे में अब हम समझते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन के बारे में। तो एक फाइनेंस डिसीजन उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस फंड जो है वो कैसे आएगा बिजनेस में, वो होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा इसमें। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो उसमें कैसा होगा कि जो भी सारे फंड्स हैं वो आ गए बिजनेस में, अब उसको हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कौन सी असेट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, कौन से ऑपरेशंस में हम करेंगे इन्वेस्ट, ताकि जो अच्छा सा रिटर्न मिले, हम प्रॉफिट हो, शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़े। तो वो सब कुछ होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट करना है इसमें हमें, तो वो होगा कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये दोनों इंक्लूड होगा। और डिविडेंड डिसीजन, अब हमने इन्वेस्ट भी कर लिया तो कुछ रिटर्न तो मिलेगा। अब जब रिटर्न मिला है तो हम डिसाइड करेंगे एज अ डिविडेंड देना है या फिर रिटेन रखना है, रिटेन अर्निंग तरह रखना है। तो वो डिसीजन किसमें होगा, डिविडेंड डिसीजन में होगा। ओके, तो डिविडेंड पॉलिसीज एंड रिटेन अर्निंग वो इसमें आएगा, डिविडेंड डिसीजन में होगा। तो अब हम एक एक करके ये तीनों समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, तो ये किस पे फोकस करता है कि it focused on deciding how a business should raise funds। बिजनेस जो है वो फंड कैसे रेज करेगा टू मीट इट्स फाइनेंशियल नीड्स, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं बिजनेस की, तो उसको फुलफिल करने के लिए फंड तो चाहिए ही होगा। तो वो बिजनेस कैसे रेज करेगा फंड, कैसे बिजनेस में लाएगा फंड, वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। इट इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, सच एज इक्विटी यानी ओनर्स फंड, और डेब्ट यानी कि बोरोड फंड, या फिर हम कह सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे करेगा, इक्विटी फंड से करेगा, इक्विटी या डेब्ट होगा, या बोरोड फंड कहीं और से बोरो करेगा फंड्स को, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेब्ट इस तरह से होगा, कैसे करेगा। तो ये जो डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है। द फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद कैपिटल मिक्स, फाइनेंसिंग मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फर्म की, इन सभी के ऊपर ये डिपेंड है। ये सब कुछ आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन में। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रिफर करता है कि प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। की कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेब्ट और जो इक्विटी है वो दोनों, इन दोनों का प्रपोर्शन कैसा रहेगा, वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म रिलेट्स टू द फाइनेंसिंग मिक्स। फाइनेंसिंग मिक्स से ये रिलेट है। दिस must be decided taking into account the cost of capital। ये कैसे डिसाइड होगा, cost of capital, risk and return to the shareholders, इन सब से ये डिसाइड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन है कि फंड बिजनेस में कैसे आएगा। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन is concerned with the selection of assets in which funds will be invested by a firm। मीन्स अभी सिलेक्शन होगा असेट्स का कि जिसके अंदर जो फंड्स आए हैं बिजनेस में उसका इन्वेस्ट कैसे किया जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अच्छा, तो जो असेट है बिजनेस की वो लॉन्ग टर्म असेट्स भी होती है, मीन्स फिक्स्ड असेट्स, और एक शॉर्ट टर्म असेट्स भी होती है यानी करंट असेट। ठीक है, तो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो कैपिटल बजट के नाम से जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। वो होता है कैपिटल बजटिंग। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इज आइडेंटिफाइड एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, और जो कैपिटल बजटिंग है वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है।
ठीक है। और ये जो कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में भी, इन सभी की जो थियरीज वगैरह है वो सब कुछ भी हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन से असेट्स में इन्वेस्ट किया जाए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, फर्म के जो शेयर होल्डर्स हैं, फर्म के शेयर होल्डर्स, तो उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना वो होता है डिविडेंड डिसीजन में, कि उनको डिविडेंड कितना देना है वो डिसाइड होता है इस डिविडेंड डिसीजन में, कितना देना है, कितना रखना है, तो ये सब किसमें डिसाइड होता है, डिविडेंड डिसीजन में। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, किससे कंसर्न है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से of a firm to the shareholders. How much of the profit should be paid as dividend, हम कितना जो प्रॉफिट है वो एज अ डिविडेंड हम पे कर सकते हैं, वो किससे डिसाइड होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड जो ये जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है, विल डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंसेस ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो फर्म में अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ द फर्म, फर्म को जो फ्यूचर में कितना एक्सपांशन करना अपॉर्चुनिटी है या नहीं, कितना रखना है, कितना डिविडेंड के तौर पर देना है शेयर होल्डर्स को, ये सब कुछ डिसाइड होता है डिविडेंड डिसीजन में। तो ये होगा डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो इसके जो बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो आगे आएंगे बिजनेस फाइनेंस के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।